ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 27 होगा और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई पॉलिटी के लिए अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। बहुत महंगी महंगी होती है, आपने देखा होगा। कौन सा दृष्टि आई है शायद, वो दृष्टि आई है, उसकी बहुत महंगी महंगी सीरीज है और अनाप शनाप क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब कोई स्टैंडर्ड होता नहीं है। तो आप मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप पॉलिटी के लिए मतलब ये सीरीज देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बच जाएगा। तो यही सारे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी मतलब इसको सीरियसली प्रिपरेशन की है, और मैं उसके भी ला रहा हूँ ज्योग्राफी के और उसके हिस्ट्री के, जनरल साइंस के, ये सारे मैं मतलब ये क्वेश्चन लाने वाला हूँ पिछले साल के, और कंप्रहेंसिवली हम तैयारी करेंगे क्योंकि पेपर जो है जून जून हो गया, जुलाई, हाँ जुलाई में होएगा, जून के बाद होएगा, पता नहीं कौन सी डेट को होएगा लेकिन होएगा। और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। पिछले साल के क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारी तैयारी। और मतलब देखो, तैयारी अगर आपको पीसीएस बनना है तो देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ती है। लास्ट के मंथ 2-3 मंथ तो बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही हो गया। देखो पीसीएस ऐसे नहीं बनते, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है यहाँ पर जो दिन रात इसके अंदर लग जाओ। मैं ये सारा मटेरियल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ ऐड करा भी दिया है एक वीडियो में। सभी में तो नहीं कराया मैंने, लेकिन एक वीडियो में कराया है। मैं करा दूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, आज थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is the directive principle of the state policy? तो इसमें यही बोला है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आता है। तो स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 48 है। देखिए मैं बताता भी चलता हूँ कि कौन सा आर्टिकल है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला है। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। बार बार सुनको तो याद हो जाता है ये, ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो उसके अंदर डाला गया था ये, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू पर्सन बिफोर द लॉ। ये तो आर्टिकल 14 है भाई, आर्टिकल 14 है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नहीं है, फंडामेंटल राइट है। तो इसका ये पूछा था कौन सा इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो बी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। स्टेट शैल टू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द, नहीं यार ये पूछ रहा है ना, अरे यार गलत बोल रहे हैं, ये पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यार, ये तो गलती हो गई। ये पूछ रहा है कौन सा, नहीं ये पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। तो ये पहला ही वाला है स्टेट पॉलिसी। अब फिर भी दूसरे वाले ऑप्शन बता रहा हूँ। स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। समझ ले, हिंदी हिंदी वाले समझ जाना भैया। मैं बताता चल रहा हूँ कि ये जो है दूसरा वाला जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये भैया ग्राउंड के आधार पर, रेस, आप किस धर्म से आ रहे हो, आपकी किस रेस हो, कास्ट क्या है आपका, सेक्स प्लेस पर, ये कहाँ से जन्मे हो, कहाँ के रहने वाले हो, यूपी बिहार के हो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है सरकार। तो ये आर्टिकल 15 है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये सब फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, डी सी बी फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, ए नहीं दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आता है ए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द, यही पूछ रहा है भैया, ये बताओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किसके बारे में बात की गई, किसके, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड 39A कॉन्स्टिट्यूशनल, ये 39A जो आर्टिकल डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। कितनी बार बोलूं मैं, प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन टिल कंप्लीट द एज ऑफ, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये हुआ था 2002 में। आर्टिकल 45 में फेरबदल किया था उसके पॉलिटिक्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो मतलब फ्री लीगल एड के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात हो रही है आर्टिकल 14। लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर, ये हुआ था 41 था या 42 था, ये था 43 था। आई एम सॉरी, कुछ आर्टिकल इधर उधर हो गया था ये। तो लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, तो ये जो आर्टिकल था ये 43 है। फिर एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन की तो कहीं बात ही नहीं होती। एडल्ट एजुकेशन दे दे तो इनको मौत ना आ जाए, सरकारों को देते ही नहीं है। इतने करोड़ों को, तो कोई कोई करोड़ों का करप्शन का एलिगेशन लगा रहता है, पर इनको लोगों को एजुकेशन दे तो पता नहीं क्या मौत आ रही है। फ्री में एजुकेशन दे देंगे, क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, पता नहीं क्या मौत आती है इनको। करप्शन करके बैठेंगे इधर, इतने पैसा इतना उधर से उधर लगा देंगे। और इतना मतलब अमेरिका के बाद, अमेरिका एक
कितनी बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा इलेक्शन में इंडिया में लगता है। हम लोग कितना पैसा है इंडिया के पास, समझ। मेरी सरकार हो तो लोगों के खूनों से पैसे निकलवा दूं अंदर से, अभी करप्शन करके बैठे हुए। चलो ठीक है। Which one of the following directive principle of the state policy was added by the constitution later date? तो विलेज पंचायत पहले से था, ठीक है। प्रोहिबिशंस ऑफ द क्लाउ ये 48 था, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंचायती राज ये आर्टिकल 40 था, पहले से था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, और ये फ्री लीगल एड, ठीक है, जो गरीबों को फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए, तो ये डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, और आर्टिकल का नाम है 39A, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बाद में जोड़ा गया था, तो भैया यही जोड़ा गया, सी, ठीक है, सी जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not included in the directive principle of the state policy? तो ये राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। राइट टू वर्क है भैया, आर्टिकल 41 है, ये ध्यान से रखना। प्रोहिबिशन ऑफ द लिक्वर, मना कर रखा है कि भाई लोग बना शराब पी के मरते रहेंगे, रोड पर पड़े रहेंगे। इक्वल वेजेस फॉर द वर्क, राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, आप समझ गए, अंडर आर्टिकल 21। एक इसको देख लेना यार, मैं भूल गया यार, आर्टिकल 21 था, नहीं आर्टिकल 21 ही है, आर्टिकल 21 है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मुझमें यही पूछ रहा था इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के अंदर कौन सा इंक्लूड। राइट टू वर्क भी है, इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39 के अंदर आता है। इसके अंदर क्लॉज जुड़ी हुई ए बी सी ऐसे जुड़ी हुई, तो आर्टिकल 39 के राइट टू वर्क 41, प्रोहिबिशन ऑफ द लिक्वर और प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ये आता है 47 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is a directive principle of the state policy? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का, तो यही नहीं आता है। नहीं, ये कह रहा है which of the following है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो ए हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। राइट टू रिलीजन बता दो भैया, यहाँ भैया इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बता सकता है क्या कोई, कब से कहां से लेकर कहां सकता है, 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। तो ये सब लास्ट के जो दे रखे हैं ये सब फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, तो पहला ही वाला केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक। चलो, आइडेंटिफाई द आइटम इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये बताना है। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द, अभी मैंने बताया 47 के अंदर, 47 के अंदर एक सेकेंड, 42 के अंदर ये बोला गया है, 47 के अंदर ये बोला गया भैया। अब ये पूछ रहा है ना कि इनमें से बताओ कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड किए गए हैं। 47 है, एक तो प्रोविजन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द लिक्विड और द ड्रग्स, जो होते हैं लोग नशेड़ी कंजेड़ी जो होते हैं ये ड्रग्स खा पी के पड़े रहते हैं, नशे मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं, तो आधे तो इन्हीं किसी के कारण होता है ये। तो पहला वाला तो हमारे आंसर में आएगा, ठीक है। तो पहला वाला आंसर में आएगा, तो डी नहीं आना चाहिए। वो यही पूछ रहा है कौन कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, तो भैया एलिमिनेशन मेथड से हम जो है डी खत्म कर दे, क्योंकि डी में फर्स्ट नहीं आ रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, और पूछ रहा है वो फंडामेंटल ड्यूटी बताओ, तो इसका मतलब हमारे आंसर में 4 भी नहीं आना चाहिए, तो वो तो बस मैंने एलिमिनेट कर दिया। प्रोहिबिशन ऑफ द बेगार एंड द फोर्स लेबर, तो आर्टिकल कौन सा आता है 23, आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट टू एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है 23 और 24, तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये 23 आर्टिकल है ये, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल राइट है, तो मतलब तीसरा भी नहीं आना चाहिए, खत्म करो, तीसरे पर मशीन चलाओ, खत्म। अब बचा या तो ये होगा आंसर, ये होगा, पढ़ते हैं। प्रोहिबिशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, ये तो भैया आर्टिकल 24 लिखा हुआ है, देखिए नीचे आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, और 24 फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब इस पर भी आरा चलाओ। दूसरा भी गया, कौन सा बचा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, Which one of the following is not a directive principle of the state policy? इसमें ये बताना इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वीमेन, ये आर्टिकल 39 के अंदर आता है, याद रखना, ठीक है। जैसे इसमें सर ये बताना कि उनमें से कौन सा नहीं आता। एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ऐसे याद हो गया। ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये आर्टिकल जो है मतलब फंडामेंटल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। इक्वल राइट फॉर एडुकेट मींस ऑफ द लाइवलीहुड, ये आर्टिकल 39 का क्लॉज 1 है, ठीक है। इसमें क्लॉज ए बी सी बने हुए हैं, तो एक क्लॉज 1 है, बीइंग टू सिक्योर द एडुकेट मींस ऑफ द लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, और ये भी
ये भी आता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये नहीं आता है, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क ये भी आता है। तो इसका पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है, तो भैया सी नहीं आ रहा ये, क्योंकि फंडामेंटल हमारे पास राइट है। ये भैया केटी साह ने याद रट्टा मार लेना, केटी साहब कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये केटी साह ने बोल रहा था भैया ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस, मतलब ये ऐसा चेक है जो बैंक्स के हिसाब से पे किया जाता है। तो ये जो है केटी साह ने बोला था, एक क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, क्योंकि इनकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है नहीं ना, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट खींच नहीं सकते हो। और इसका जो आंसर है देखिए, which one of the following is empowered to make the law for economic and social planning beside the infants and the minors in India? दोनों बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट। ये थोड़ा सा अटपटा सा एकदम चाट मटरा से मसाले वाला क्वेश्चन था, तो रट्टा सा जैसा मानना है। फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूंगा भैया एक कॉमन सेंस लगाओगे लोकल, मतलब भारत सरकार और स्टेट दोनों बना सकते हैं। वैसे इतना आसान तरीके क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कर दिया खत्म। अब नए लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।